एमपी बोर्ड के क्लास 8 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो प्रश्न हम पढ़ेंगे इनसे आप 45 से 50 अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। पहला है आपका, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। गेहूं, चना तथा मटर की जो फसल हम उगाते हैं उसके समय अवधि है, तो इसका आपका यहाँ पे आंसर रहेगा ब नंबर वाला सही रहेगा, अक्टूबर से मार्च तक का समय। दूसरा है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषण उत्सर्जित होगा? तो इसका आंसर आपका रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। द नंबर वाला आंसर आपका इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वनों उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। वनों उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? तो इसका आंसर आपका रहेगा आ एवं बा दोनों, यानी कि आपका द्वानल और भीषण सूखा दोनों आंसर है। तो आपको इस तरह से लिखना है आ एवं बा दोनों, तो ये वाला आपका सही है। चौथा प्रश्न है आपका, विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? विद्युत लेपन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। पांचवा है, भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? तो जो तड़ित छड़ है वो इमारत के शीर्ष पर लगी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। छठा है आपका, डेंगू के वायरस का वाहक डेड्स मच्छर है। तो डेंगू के वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? मादा एडिस। मादा एडिस। सातवां है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डेड्स कहलाता है। तो क्या कहलाता है? परिष्करण। परिष्करण। अगला है आठवां, सबसे अच्छा अग्निशामक डेड्स है। सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नवा है, नमक का घोल विद्युत का डेड्स है। तो नमक का घोल विद्युत का क्या है? सुचालक है। आपका 10वां प्रश्न है, किसी वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी पहचान के लिए डेड्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा विद्युत दर्शी। किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत दर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत दर्शी इसका आंसर हो गया। अब आपके जो 11 से लेकर 26 तक की जो प्रश्न है वो फुल सॉल्यूशन सहित हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्नों को समझ लेते हैं। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग निम्नलिखित है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल और पांचवा है विषाणु। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। 12वां है, कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार संसाधन मानेंगे? यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो उसे हम समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। 13वां पढ़ते हैं, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। 14, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह शरीर में मस्तिष्क में स्थित रहती है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो। तो उदाहरण है आपका पहला, रबड़
की गेंद को दोनों हाथों से दबाना और दूसरा है रबड़ बैंड को खींचना। अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। 16वां है पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण हैं किसी ज्वालामुखी का फटना, किसी उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना तथा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट का होना। तो बढ़िया से कंप्लीट आप करते चले। यहाँ से ये आपका 17वां प्रश्न है। मैं यहाँ पे आंसर बोल रही हूँ। यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम हो तो कमरे के औसत तापमान पर ही ईंधन अपने आप बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जलने लगेगा। ऐसी स्थिति में होने वाला दहन स्वतः दहन कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये उदाहरण है। सफेद फास्फोरस कमरे के औसत तापमान पर जलने लगता है। दूसरा है कोयले की खानों में कोयले की धूल का स्वतः दहन। 18वां प्रश्न है आपका। क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है हाँ, हमारी विभिन्न क्रियाएं जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती हैं। जैसे किस तरह से बन जाती है? पहला पॉइंट है औषधि आवश्यकताओं के लिए पेड़ पौधों को काटना। औषधि की हमें आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काटते हैं। दूसरा है अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जानवरों को मारना अथवा उनका शिकार करना। अन्य उद्देश्य हमारे पूर्ण करने होते हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं? जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं और उनका शिकार भी करते हैं। तीसरा है मानव आवास एवं खेती के उद्देश्य से वनों को समाप्त करना अथवा आग लगाना। हमें आवास यानी रहने की स्थान की आवश्यकता है, खेती करना है तो हम क्या करेंगे? वनों को समाप्त कर देंगे या फिर आग लगाकर उनको नष्ट कर देंगे। चौथा है वनों में सड़कों का निर्माण करना। वनों में क्या करेंगे? सड़कों का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट है कि मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है अच्छे से और सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। 45 से 50 अंक के प्रश्न आपके है यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको प्रश्न, इतने अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। 19वां है मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देती हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? समझाना है आपको। तो यहाँ पे आंसर है मुर्गी स्थलीय प्राणी है, उसमें आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी क्या है? स्थलीय प्राणी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्थलीय प्राणी यानी कि ये क्या है? मिट्टी पर रहती है, यानी कि भूमि पर यह रहती है। इसमें आंतरिक निषेचन होता है अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन मुर्गी के शरीर के भीतर होता है। शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन कहाँ पे होता है? मुर्गी के शरीर के भीतर होता है। जबकि मेंढक उभयचर होता है। मेंढक क्या है? उभयचर होता है, जो अधिकतर जल में रहता है। जो अधिकतर कहाँ पाया जाता है? जल के भीतर पाया जाता है। इसमें निषेचन बाह्य होता है। इसमें जो निषेचन होता है वो कैसा होता है? बाह्य होता है। और इस क्रिया में शुक्राणु एवं अंडाणुओं का संलयन शरीर के बाहर जल में होता है। जो मुर्गी है, मुर्गी में क्या है? आंतरिक निषेचन होता है और शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन शरीर के भीतर होता है। और इसमें कहाँ पे होता है? इसमें निषेचन बाह्य होता है, जल के बाहर इसमें निषेचन होता है। और इस क्रिया में संलयन शरीर के बाहर जल में होता है और प्रकृति ने उनमें यह व्यवस्था उनकी आंतरिक संरचना एवं आवासीय परिस्थिति के अनुकूल की है। प्रकृति ने इनमें यह जो व्यवस्था की है ये इनकी शारीरिक संरचना के अनुसार ही और रहने की स्थिति के अनुसार ही की है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ पे मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाना है आपको। और ये यहाँ से ये आपका 21वां है
अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है निम्न है। पहला है पेड़ पौधों से पत्तियां एवं फलों का नीचे गिरना। पेड़ पौधों से पत्तियां एवं फलों का नीचे गिरना, इसमें भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा है पुस्तक, पेंसिल, पेन आदि का हाथ से छूटने पर नीचे गिरना। पुस्तक है, पेन आदि जब हाथ से छूटती है और नीचे गिरती है तो उस समय भी क्या काम किया जाता है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तीसरा है आटे को छानते समय उसका नीचे गिरना। जब चलनी से आटे को छानते हैं उस समय भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और चौथा है गेंद को ऊपर की ओर उछालने पर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे आना। गेंद को हम ऊपर की ओर उछालते हैं और वह एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वापस जब नीचे गिरती है तो उस समय भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। पांचवा है नल की टोटी खोलते ही जल का नीचे की ओर गिरना। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं जहां पे ऐसे कार्य हैं जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है हमारे दैनिक जीवन में। और यहाँ से 22वां प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से कर लें। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है 23वां, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो होने वाले हानिकारक प्रभाव हैं उनको समझाना है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। पहला है सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्ति में संचरणी रोग फैलाते हैं जैसे क्षय रोग, हैजा आदि। दूसरा है कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं जैसे जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स। तीसरा पॉइंट है कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं जिसके खाने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। कुछ सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, भोजन को विषैला बना देते हैं जिसे हम खाते हैं और हमारी मृत्यु भी उससे हो सकती है। चौथा है कुछ जीव पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं जैसे गेहूं की रस्ट, कवक से नींबू, केकर जीवाणु से तथा भिंडी की पित्त विषाणु आदि। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। 24वां है आपका वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो घर्षण शत्रु है, घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न है। पहला है घर्षण से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। घर्षण कार्य करता है तो वहां पे क्या होता है, हमें इससे पहला नुकसान जो होता है कि घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। दूसरा है मशीनों की दक्षता घट जाती है। तीसरा है मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। और अगला ये है आपका घर्षण मित्र है और घर्षण अनिवार्य है क्यों। घर्षण मित्र है और ये अनिवार्य क्यों है। पहला है घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते, यदि घर्षण नहीं लगेगा तो हम चल नहीं सकते। दूसरा है घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक पाते हैं। जब हम दीवार पर कील ठोकते हैं वो किसके कारण ठोकते हैं, घर्षण के कारण। घर्षण वहां पे कार्य करता है। तीसरा है घर्षण के कारण ही वाहनों पर ब्रेक लगाकर हम उन्हें रोक सकते हैं। यदि हमें वाहन को रोकना है तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, वहां पे घर्षण कार्य करता है इसलिए हम वहां पे साधन को रोक सकते हैं। चौथा है भोजन का चबाना भी घर्षण के कारण है। जब हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं तो दांतों के द्वारा चबाते हैं तो वहां पे भी हमारा घर्षण कार्य करता है। पांचवा घर्षण के कारण लिखना संभव है। घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से घर्षण हमारे लिए मित्र है और अनिवार्य भी है। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे आपका 25वां, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इस तरह से हेडिंग डाल लेना है, ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं।
वातावरण में जो तेज शोर होता है वो क्या है, आपका ध्वनि प्रदूषण है। लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने पर अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ पे लगातार ध्वनियाँ होती है, शोर ज्यादा होता है, वहाँ पे हम रहते हैं तो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से प्रमुख है अनिद्रा, अति तनाव यानी कि नींद ना आना और चिंता। इसके अलावा लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने पर व्यक्ति को सुनाई देने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ज्यादा शोर में यदि हम रहेंगे तो हम सुनाई भी कम देता है, इसकी भी शिकायत हमें हो जाती है। और यहाँ पे ये आपके पॉइंट हैं। पहला है निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ, जहाँ पे अत्यधिक शोर करने वाले यंत्र होते हैं। निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ यानी कि जहाँ पे निर्माण किया जाता है उन यंत्रों का, वहां से भी ध्वनियाँ आती हैं। और दूसरा है बसों और ट्रकों के हॉर्न से उत्पन्न ध्वनियाँ। और तीसरा है पटाखों के फटने से उत्पन्न ध्वनि। चौथा है कारखानों में मशीनों के चलने से उत्पन्न ध्वनि। पांचवा है कूलर एवं वातानुकूल आदि सभी ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से करें। 26वां है नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो नेत्रों की देखभाल के लिए हम निम्न सावधानियां रखेंगे। पहली, नेत्रों से संबंधित कोई समस्या होने पर हमें नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, यानी कि हमारे नेत्रों में अगर कोई समस्या हमें देखने को मिलती है तो क्या करेंगे, डॉक्टर से हम सलाह लेंगे। दूसरा है हमें नेत्रों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। यदि हमारे आंखों में कोई समस्या है तो हम क्या करेंगे, नियमित यानी समय समय पर हम डॉक्टर को दिखाएंगे। तीसरा है बहुत अधिक और बहुत कम प्रकाश नेत्रों के लिए, यानी कि ज्यादा प्रकाश नहीं होना चाहिए हमारे नेत्रों के लिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोतों को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे अधिक प्रकाश होता है, ऐसे स्रोत जो अधिक प्रकाश देते हैं उनको सीधे नहीं देखना चाहिए। और पांचवा है हमें अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। नेत्रों में धूल का कण गिर जाने पर नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि हमारे नेत्रों में कुछ चला जाता है, जैसे कचरा कुछ भी हमारे आंखों में यदि हो जाता है तो हमें रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि साफ पानी से धो लेना चाहिए। तो ये आज आपको मैंने जो प्रश्न बताए हैं पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो 45 से 50 अंक आपको दिलवा सकते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से सभी प्रश्नों को करना है।